Hello everyone and welcome back to my channel Law After College. Today's video is the most important and most requested video of all CLAT PG aspirants क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि ठीक है हमें पता है कि हमें केस लॉस करने हैं, हमें इतने सारे जजमेंट्स करने हैं, हमारे पेपर में भी वही जजमेंट्स उन्हीं के पैसेजेस आने हैं, लेकिन हमें ये तो बताओ कि इन जजमेंट्स को, इन केस लॉस को करना है तो कैसे करना है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर उस बच्चे के लिए जिसने क्लैट पीजी का एग्जाम देना है और या तो उससे कोई एक पीएसयू क्रैक करना है या फिर कोई एक अच्छे एनएलयू से एलएलएम को करना है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना, अच्छी तरह समझना। पूरा इस वीडियो को देख लोगे तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारा का सारा रोड मैप प्रिपेयर हो जाएगा आपके पास और बहुत आसानी से फिर आप अपने जितने भी जजमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, देखिए मैंने इस वीडियो में कुछ लाइव लॉ की इमेजेस दी है आपको, क्योंकि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी मैंने लाइव लॉ को अपना मेन सोर्स बनाया था, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी जजमेंट्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के करने हैं। आपने कोई भी हाई कोर्ट के जजमेंट्स को नहीं करना है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जितने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे जजमेंट्स हैं, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, हर दिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ नया जजमेंट आ जाता है और हमको अगर जजमेंट्स करने हैं तो आपको देखो कहाँ तक करने हैं। अगर हम रिसेंट की बात करें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 24 ईयर की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपको ये जजमेंट्स करने हैं तो आपको ये करने हैं जनवरी से लेकर के आपको स्टार्ट करना है और आपको जाना है मिड नवंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे जजमेंट्स आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट हर दिन आते हैं, ठीक है, जजमेंट्स। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इतने जजमेंट्स मैं करूँ तो करूँ कैसे। तो इसके लिए ये करना है आपको, मैं जब अपनी तैयारी करके गई थी मैंने सिर्फ और सिर्फ 60 जजमेंट्स का कंपाइलेशन प्रिपेयर किया था। 60 जजमेंट्स वर मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि कौन सा जजमेंट हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। वो तुम कैसे समझोगे, वो तुम समझोगे पास्ट ईयर पेपर्स से। बहुत जल्दी मेरे चैनल पे मैं पास्ट ईयर पेपर्स को भी सॉल्व कर दूंगी, पिछले 3-4 साल के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी वो आएगा आपको पता चल जाएगा और मैं वो सॉल्व कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर क्या सोच के कौन सा पैसेज उठाएगा, कौन सा केस लॉ उठाएगा और कौन सा केस लॉ मेरे क्लैट पीजी के पेपर में आने वाला है, वो पता चल जाएगा। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से केसेस को मुझे करना है और कौन से केसेस को मुझे छोड़ देना है। तो जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम अपनी ऐसी एक शॉर्ट सी एक पूरी लिस्ट बना पाओगे और वही केसेस को तुमको बार बार रिवाइज करना है, इन डिटेल जाके समझना है। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, आपको एक पैसेज आएगा, ठीक है, एग्जाम में ये पैसेज आया, अब इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन आ गए मान लो, तो वो 10 क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में जाके पूछे जाएंगे। कोई लैंडमार्क केस है तो उसकी बात पूछ लेंगे अंदर जाके। अब इतनी डिटेल में हर केस के जाने लगे तो जितने पूरा साल के पूरे दिन और पूरे घंटे बैठ के पढ़ेंगे ना तो भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, एक शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। कहीं ना कहीं आपको 200, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही नंबर चाहिए, 200 जजमेंट्स तक अपनी एक लिस्ट बनाओ। सबकी लिस्ट अपनी अपनी हो सकती है, ठीक है, मैं ये आपको ऐसा फिगर नहीं दे रही कि आपको यही लिस्ट बनानी है, लेकिन रफली इतनी अगर आपने लिस्ट बना ली इतने इंपॉर्टेंट केसेस की तो वो कम्प्लीटली डन है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है मैम, हमको लिस्ट बनानी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट केसेस है कौन से केसेस को करना है, कौन से केसेस को छोड़ना है। तो वीडियो को देखते चलो, सब समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 सोर्सेज रखने हैं अपने लिए। सबसे पहला सोर्स रखो लाइव लॉ, ठीक है, सबसे पहला सोर्स रखो लाइव लॉ। उसके बाद ये मैंने 3 सोर्सेज दिए हैं तुम्हें, ऐसे करके और भी सोर्सेज होंगे। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही, मैंने जो अपनी प्रिपरेशन में किया मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, ठीक है। तो लाइव लॉ सबसे मेन सोर्स रखो अपना, उसके साथ कोई एक सोर्स और रखो, ऐसे करके सिर्फ 2 सोर्स रखो, इधर उधर भटको ही मत, ठीक है। ऐसे तो कोई और साइड कुछ बता रही है, कोई कुछ बता रहा है, सिर्फ 2 सोर्स रखो। अगर आपने कोई कोचिंग को ज्वाइन किया है तो उस कोचिंग का एक सोर्स, उस कोचिंग को एक सोर्स समझ लो, वो भी आपको रीसेंट केस लॉस तो देती ही होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने एक लाइव लॉ को सोर्स रख लिया, ठीक है। अब लाइव लॉ को आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट भी निकाला था, जब लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी 50% के रेट पे चल रहा था, 50% डिस्काउंट चल रहा था उस पर। तो अगर कुछ बच्चों ने उसको देख के ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद क्या होता है, लाइव लॉ में जब आप जाओगे तो आपको राउंडअप्स मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे फोटो में ऐसे राउंडअप्स दिए हैं, ऐसे राउंडअप्स मिलेंगे, इन पे आपने जाना है। इन राउंडअप्स पे जाके आपने क्या करना है, जनवरी से लेकर के नवंबर तक का मंथली राउंडअप मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको हर मंथ का राउंडअप उठाना है, उसको पढ़ना है, उसमें से छांटने हैं इंपॉर्टेंट केसेस और उससे अपनी प्रिपरेशन को डन करते चलना है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे ये देखो यहाँ पे फोटो में देखो, ये मंथली राउंड अप है मई का, है ना। अभी लाइव लॉ पे आई गेस मई का ही लास्ट राउंड अप है जो आया हुआ है, तो ये मई का राउंड अप है। अब इसको खोलोगे तो ऐसे करके बहुत सारे जजमेंट्स आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिस्ट चलती रहेगी। लेकिन अब समझना ये है कि कैसे पता चले कि कौन सा जजमेंट को उठाना है, कौन से जजमेंट को छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ समझो, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचेस होती है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहली बेंच होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसका मतलब होता है 7 या उससे ज़्यादा जजेस जब बैठते हैं तो उस बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। फुल बेंच यानी कि 3 या फिर 5 जजेस की बेंच, और डिवीजन बेंच जैसे कि नाम से पता चल रहा है 2 जजेस बेंच। तो जैसे कि ये मैंने लिस्ट लिखी है ना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर लिखा है, फिर ये फुल जज लिखा है, फिर डिवीजन लिखा है, इन्हीं प्रायोरिटी वाइज आपने इन केसेस को करना है। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई जजमेंट है तो उसे आप प्रायोरिटी 1 देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आप उसे देंगे। उसके बाद आप देंगे फुल जज बेंच के जजमेंट्स को, और फिर देंगे आप डिवीजन बेंच के जजमेंट्स को। लेकिन दिस इज नॉट अ सेट रूल, यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गया जो डिवीजन बेंच ने दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड जजमेंट आ गया, तो ऐसे केस में वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यानी कि मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ कि देखो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स हैं वो तो साल में जितने आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आते। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हर कभी नहीं बैठती, कभी कभी बैठती है जब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की बात होती है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो आपने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स तो सारे करने हैं। उसके बाद इन दोनों ये जो दोनों बेंचेस हैं, यहाँ पे आपने देखना है कौन सा ऐसा जजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की बात कर रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज की बात कर रहा है, किसी लॉ में किसी अमेंडमेंट की बात कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें अगर वो बात कर रहा है तो वो आपको पिक कर लेने, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के तो आपने छोड़ने ही नहीं। आई होप आपको ये समझ में आए। उसके बाद देखो, अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई जजमेंट को रीड करो, उसमें अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है तो वो जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे कि अगर सीजीआई ने कोई जजमेंट दिया है तो वो जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इट डजेंट मीन कि सीजीआई ने जो भी जजमेंट दिए वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन सीजीआई ने दिया तो उसको रीड मार के समझो कि इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। कैसे समझना है, देखो, अगर कोई भी ऐसा जजमेंट है जो किसी भी लॉ रिलेटेड बात कर रहा है, यानी कि ऐसे भी जजमेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ को समझा नहीं जाता, जहाँ पे एक बस जजमेंट होता है किसी चीज़ पे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉ की इंटीग्रेसीज में नहीं जाया जाता। ऐसा जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। मैं आगे वीडियो में एग्जाम्पल भी दूंगी ऐसा जजमेंट कौन सा होता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो भले ही फेमस हो, आपको दिखेगा कि वो बहुत फेमस जजमेंट है, ठीक है, जब आप लाइव लॉ खोलेंगे तो 3-4 पन्ने उसके दिख ही रहे हैं आपको कि बहुत ज़्यादा चल रही है उस पर बात, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें लॉ की बात नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, है ना। कुछ ऐसे पॉलिटिकल इशूज़ वाले जजमेंट होते हैं, कुछ होता है, तो वो सब, ठीक है। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर लॉ रिलेटेड जजमेंट है, या फिर ऐसा कोई जजमेंट है जिसमें स्पेसिफिकली किसी सेक्शन की बात की गई है, किसी आर्टिकल की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी डॉक्ट्रिन की बात की गई है, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये आप हेडिंग पढ़ोगे तो यहाँ पे हेडिंग में लिखा है मिस यूज ऑफ 498A IPC। अब ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमें पता है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर यहाँ पे सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ऐसे जब स्पेसिफिकली किसी सेक्शन पे बात आ गई, कुछ आ गया, तो ऐसे केसेस को करना जो है वो ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद समझो, तो हमने ये समझ लिया कि स्पेसिफिकली किसी सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, इंपॉर्टेंट सेक्शन, आर्टिकल, डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, वो ज़रूरी हो गया। लॉ रिलेटेड बातों पे ही जाना है, भले कितना मर्जी फेमस है, लेकिन अगर वो लॉ से रिलेटेड नहीं है उसको छोड़ देना है। उसके बाद ऐसा कोई जजमेंट जिसके अंदर लैंडमार्क केसेस को रेफर किया जा रहा है, यानी कि कोई ऐसा जजमेंट है, जैसे मान लो कोई जजमेंट अरेस्ट के ऊपर कोई जजमेंट है और उसमें हमारा लैंडमार्क केस है, अनिश कुमार का केस है या सत्येंद्र कुमार अंतिल वाला केस है। तो ऐसा कोई भी केस अगर रेफर किया जा रहा है, लैंडमार्क केस, या फिर कोई ऐसा केस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समझो, कोई ऐसा केस है जिसमें केशवानंद भारती का यूज़ आ गया, है ना। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ जो आप सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे लैंडमार्क केसेस तो बहुत सारे हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आ गया, या फिर रिसेंट में कुछ केसेस हुए हैं, मान लो अभी सबरीमाला जो जजमेंट था को रेफर किया गया है रिसेंट के जजमेंट में, तो ऐसा केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या मिल गया यहाँ पे, एग्जामिनर को क्वेश्चंस के सेट मिल गए ना, लैंडमार्क केस भी आ गया, उसके अंदर सब कुछ आ गया। तो जो हमको कंसोर्शियम ने बोला कि आपको लैंडमार्क डेवलपमेंट्स पता होनी चाहिए, रिसेंट डेवलपमेंट्स पता होनी चाहिए, तो 10 क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर को एक स्कोप मिल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पैसेजेस, ऐसे केस लॉस आपको करने हैं। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देख, जैसे ये सेक्शन है ना, सेक्शंस वाले हैं,
तो कुछ सेक्शन है, इसको खोल के देखोगे अंदर सेक्शंस की बात की गई होगी। जैसे ये 498 वाला अगर खोल के देखें तो इसके अंदर 498 की बात की गई। फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल भी इंपॉर्टेंट केस है, इसकी बात कर ली गई। तो ऐसा ऐसा आपको जो भी आर्टिकल मिल जाए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, उस केस को आपको करना है। उसके बाद समझो जैसे ये है सेक्शन 106 वाला हो गया, लिस्ट पेंडेंस डॉक्ट्रिन की बात कर दी। तो ऐसे करके जो भी सेक्शंस है वो ज़रूरी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ के चलना, ये बात को ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पैसेज कोई केस आपको लगेगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो होगा भी नहीं, लेकिन ये जैसे ये डॉक्ट्रिन आ गई उसके अंदर, ये सेक्शन 106 आ गया, तो उससे 4-5-6 क्वेश्चन जो है वो इधर उधर से बना के, या लिस्ट पेंडेंस डॉक्ट्रिन पे कोई लैंडमार्क केस होगा पुराना, ऐसे बना के भी आपको एक पैसेज पकड़ा दिया जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो जैसे ये केस है ना, ये केस था जिसके अंदर CGI भी है, 3 जज बेंच है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, बेल के ऊपर केस है, बेल ये सब चीज़ें कुछ CRPC में इंपॉर्टेंट हो जाती है। आएगी क्रिमिनल लॉ की वीडियो भी आएगी मेरे चैनल पे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जितना भी है क्रिमिनल लॉ का वो भी समझ लेंगे, तो और उससे आसानी हो जाएगी कि ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का, इससे अगर कोई केस आया तो वो तो मुझे पढ़ना ही है। उसके बाद इस केस को अगर हम खोल के देखें तो सेक्शन 41 की बात की गई है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अनिश कुमार की गाइडलाइंस की बात की गई है, सत्येंद्र कुमार अंतिल के केस की बात की गई। ये दोनों लैंडमार्क केसेस हैं। ये लैंडमार्क केसेस जिन भी बच्चों ने मेरा स्टडी मटेरियल लिया है उनको ये सारे केसेस का कंपाइलेशन मिला हुआ है। आपको भी चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगी कैसे लेना है। तो ऐसे केसेस जिसके अंदर लैंडमार्क केसेस की बात आ गई, ठीक है, और CGI भी हैं अपने इस केस में, 3 जज बेंच का डिसीजन है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद देखो, अच्छा एक और चीज़ समझो, ऐसे केसेस भी होते हैं जैसे जब आप कोई आर्टिकल खोलोगे, ये जनवरी का केस है, जनवरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे एक केस आया था 2024 जनवरी में, जो कि इंपॉर्टेंट केस है। फिर आपने लाइव लॉ खोला, उस आर्टिकल को पढ़ा, जब आप नीचे गए तो आपने देखा ऐसी बहुत सारी लिंक्स दी गई है, अलग अलग ब्लॉग पोस्ट बनाई हुई है लाइव लॉ ने, ऐसी बहुत सारी लिंक्स दी हुई है जिस पे क्लिक करके आप और इस केस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो भी जजमेंट्स होते हैं ना, ऐसे वाले वो जजमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 3-4 मतलब बहुत सारे, देखो ना 10-12 ब्लॉग पोस्ट पकड़ा दिए लाइव लॉ ने, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर देंगे किसी ब्लॉग पोस्ट में, किसी में बता देंगे कि हियरिंग चल रही थी तो क्या हो रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक हियरिंग चलती है तो हर हियरिंग की अपडेट दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस जिसमें बहुत सारी लिंक्स दी गई है नीचे, वो तो इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक चीज़ देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। ये तो देख लिया क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने अभी बताया था ना, कुछ केसेस बहुत फेमस लगेंगे लेकिन उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये केस देखो, ये केस है, इसके अंदर CGI भी है, 3 जज बेंच का केस है और बहुत चल रहा है, ठीक है। ये लाइव लॉ पे देखो तो ये मे का राउंड अप है, उस टाइम पे अगर आप देखें तो ये जो इशू था ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इस चीज़ से कि स्ट्रक्चर और सेफ्टी ऑडिट जो हुआ है 150 ईयर ओल्ड बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग में, वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है इससे। तो जितना मर्जी है फेमस हो, ये ना तो लॉ रिलेटेड है ना ही आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो ऐसी चीज़ों को आपको स्किप करते चलना है। आई होप इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या चीज़ स्किप करनी है। अब देखो, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको जनवरी से लेकर के मिड नवंबर तक इस साल के 2024 के रीसेंट जजमेंट्स पता होने चाहिए। वो मैंने आपको बताया आप कैसे करेंगे। आप लाइव लॉ लेंगे प्लस आप कोई भी एक वेबसाइट ले लेंगे, कोई भी एक वेबसाइट, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो जो भी आपको लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आपको लाइव लॉ नहीं लेना मत लो, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था वो आपको बता रही हूँ। आपने लाइव लॉ लिया, आपने कोई भी वेबसाइट ली, उससे आपने मंथली राउंडअप्स निकाले। मंथली राउंडअप्स को जो भी मैंने बातें बताई है उन पॉइंटर्स पे चेक करके इंपॉर्टेंट चीज़ को चूज़ किया और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को हटा दिया, उसको इग्नोर कर दिया। और आपने एक अपनी लिस्ट बना के चलनी है, उसके अंदर इन डिटेल रिसर्च करते चलना है, उसमें लिखते चलना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। नोट्स आपके प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको जब भी रिवाइज करना होगा लास्ट में, तो नोट्स रहेंगे तो रिवीजन आसान हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हैंडमेड नोट्स ही करने हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट करो, अपना वर्ड पे डालो, वर्ड पे अपना नोट बनाते रहो, या फिर कोई भी और आपके पास तरीका है, ऑनलाइन भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। स्मार्टली काम करना है, ऐसे लिखते बैठो एक एक चीज़ तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ है आपकी रिसेंट के डेवलपमेंट्स जो कि पास्ट ईयर्स के हैं अप टिल 2023। एक मैंने आपको एक अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, अभी 2023 का पेपर था, उसमें 2013 का पैसेज आ गया था, 2023 का या 2019 का, दोनों में से एक कोई पेपर था जिसमें 2013 का भी पैसेज आ गया था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पैसेज था, इम्पॉर्टेंट बात की गई थी, आ गया, माइनिंग पे था, ठीक है, ऐसे आ गया, ऐसे करके। और इंडियन यंग लॉयर्स का जो हमारा केस हुआ था सबरीमाला वाला,
2023 के पेपर में वो आ गया, 2019 का जजमेंट था वो, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ये समझ में आता है जब हम पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं कि आपको पिछले 4-5 साल के, 4-5-6 साल के कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पिछले पास्ट ईयर पेपर्स में पूछी नहीं गई हैं, अभी भी बची है पूछना, ठीक है। जैसे कि 2017 में प्राइवेसी का आपका जजमेंट आया था, पुट्टास्वामी जजमेंट, वो आपके पेपर में आ गया है, ठीक है। तो वो आपको एक बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बेसिक उसमें बातें क्या कही गई। 1-2 क्वेश्चन अगर आपके आ गए पेपर में तो ठीक है, लेकिन वो आपके किसी एक पेपर में देख लेना, वो पैसेज आ चुका है राइट टू प्राइवेसी वाला, तो वो अब इम्पॉर्टेंट नहीं बचता। लेकिन ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे अभी भी जजमेंट, अभी भी पैसेज नहीं आया है आपके क्लैट के एग्जाम में। वो सारे इश्यूज़ जो कि बहुत हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, ऐसे पुट्टास्वामी जजमेंट जैसे, वो सारे इश्यूज़ बन जाते हैं बहुत ज़रूरी, ठीक है। हाई चांसेस है कि उनसे आए, तो ऐसे ट्रिक है ये, ऐसे आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से इश्यूज़ हैं जो मुझे करने हैं। तो इससे ये समझ में आया कि पास्ट ईयर के तो करने ही हैं, कुछ पास्ट ईयर्स के भी करने हैं, और लैंडमार्क जजमेंट्स तो पता ही होने चाहिए। और लैंडमार्क जजमेंट्स रेंज करते हैं आपके 1950 से। अब ये बात बन जाती है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कि मैं 1950 से लेकर के 2023 तक के जजमेंट्स को कैसे करूं, इतने सारे जजमेंट्स हैं, मुझे रीसेंट के भी करने हैं। तो देखो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे इन दोनों चीज़ों का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और इतने कम प्राइस में मिल रहा है, मैं सच बता रही हूँ। इतनी मेहनत आपकी ये बचा रहा है ना। अभी मैंने अपना चैनल पे इस चीज़ को लॉन्च किया है, इसलिए इसका प्राइस बहुत कम है। अभी अवेल कर लेना, ताकि आगे जाके जब प्राइस बढ़े तब ना लेना पड़े, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का स्टडी मटेरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ये आप करते चलो। इसके लिए भी आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ मिलेगी, वो ये है कि जितनी भी टॉप के केसेस है, टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है इस साल के, उस पर हम एक सीरीज़ चालू कर देंगे। वो सीरीज़ में बहुत ही इन डिटेल मैं आपको हर एक केस को एक वीडियो में पढ़ाऊंगी, और 30 to 50 केसेस हम देख लेंगे, जितने भी हो पाए वो सीरीज़ में हम उनको कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके वहाँ से हो जाएंगे, लेकिन आपको इनको करते चलना है, क्योंकि मैं 30 to 50 निकालूंगी, लेकिन फिर भी आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि आप रीड करते चलो, आपको समझ में आए क्या है। अच्छा, रीडिंग आपकी सुधारने के लिए भी एक और चीज़ है कि ये जो दो चीज़ों को मैंने अपने स्टडी मटेरियल में इम्बाइब किया है, इनको मैंने ऐसे दिया है जैसे कि पैसेजेस आपके एग्जाम में आते हैं, पैसेजेस टाइप रीडिंग मटेरियल है इन केसेस का। तो आपके लिए जैसे कि लाइव लॉ पे भी आपको देखने को मिलता है ना, पैसेजेस में दिया रहता है, वैसी ही चीज़ आपके पेपर में आनी है। तो वैसा ही मटेरियल मैंने आपको दिया है, तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, आपका कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छा होगा कि कैसे मुझे पैसेज को पढ़ के समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, ये मेरे रीसेंट के जो भी जजमेंट्स हैं और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपको चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लैंडमार्क सारे जजमेंट्स कवर हो जाएंगे, और रीसेंट के भी जितने जजमेंट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। बिल्कुल गारंटी दे रही हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैंने ये जो आपके 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट, इस पे आप बस इतना कर लो, उसके बाद आप इसको करते चलो। स्टडी अभी सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं यार, बहुत कुछ है करने को। तो अगर आपको ये चाहिए, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है व्हाट्सअप का, वहाँ पे भी जाके आप क्लिक करेंगे तो मेरी चैट जो है वो ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं कि आपको ये पीडीएफ्स, आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत इन डिटेल समझाने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप जजमेंट्स को पढ़ते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर।